स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आज इस क्लब में हमारे साथ फिर से दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं दीपेन मेहता जी और आप सब इनको जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की इनको जरूरत नहीं है और ऐसे ही शर्मा जी को भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आप इन दोनों की राय सुनकर अच्छा खासा पैसा बना चुके हैं और इनकी राय से आपको हमेशा फायदा ही हुआ है। और इन्वेस्टर क्लब में आज हमारे साथ दर्जनों इन्वेस्टर्स हैं। CNBC आवाज के मुंबई स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चलना चाहेंगे, हमारे साथ संध्या जी जुड़ चुके हैं। संध्या जी, आप 1997 से शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, ये बताइए कितना पैसा बनाया आपने? बहुत सारा और बहुत सारा कमाया अभी। अच्छा, तो एक्सपीरियंस ज्यादा मिला है आपको बाजार से? बहुत बहुत। चलिए पूछिए, क्या सवाल है आज आपका? मेरा सवाल ये है कि अक्टूबर तक, मतलब दिवाली तक मार्केट का नजरिया किस तरफ रहेगा? ऑलराइट, तो यहाँ से दिवाली तक का व्यू आपका है बाजार में। कुछ पोजीशंस बना रखी हैं और आप पैसा वसूल करना चाहती हैं दिवाली पे, कुछ शॉपिंग करने का मूड है? यस। दीपेन जी बताइए, यहाँ से दिवाली तक का ध्यान कैसा है बाजार का आपका? देखिए, आई थिंक दिवाली एक मीडियम टर्म आउटलुक रहता है और मार्केट तो अभी तेजी में है। आई थिंक लास्ट दिवाली सेंसेक्स निफ्टी कॉस्ट 8,000 जी, तो वी कैन होप 9,000। आई मीन देयर इज नो रियल रीजन टू गिव अ 9,000 फिगर, बट अगर आप देखेंगे तो कई इन्वेस्टर हमको ये पूछते हैं कि क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करना चाहेंगे स्टॉक मार्केट्स में, तो हमारा यही कहना है कि ओवर अ 3-4 ईयर पीरियड यू शुड एक्सपेक्ट 15 to 17% कंपाउंडेड रिटर्न्स। सो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक इफ इट वाज 8,000 लास्ट दिवाली, तो आप 15% उसको लेके 9,200 और सो देयर अबाउट is what one could expect. But ये दिवाली नहीं, I think अगले कई सारी दिवालियाँ will be very good for the stock market. और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहेंगे जैसे आपने किया है 97 से, तो देयर आर ग्रेट टाइम्स अहेड फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। चलिए, तो दिवाली पे आपको एक खुशी मिले, यही हम उम्मीद करते हैं। रिजवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान जी बताइए, आप क्या करते हैं और आज आप क्या जानना चाहते हैं? आई एम विद HDFC बैंक, आई एम अ रिलेशनशिप मैनेजर जी। And my question to you is, RBI has announced, supposed to announce a rate cut by 25 base points on the 2nd of June, if I'm not wrong. Yeah. So is that likely to happen, and what will be the impact of that on the market? Are the markets going to go up, or is it just a factor in the price? शर्मा जी, पिछली बार रेट कट हुआ था तो बाजार ने एक टॉप बनाया था और उसके बाद फिसल गया था। सब लोग यही जानना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होता है तो फैक्टर इन है बाजार में? बताइए आपका क्या राय है? मेरे ख्याल से सीधा क्वेश्चन आंसर रिजवान का करते हैं कि अगर 0.25% ही अगर रेट कट आता है तो वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। आप कहां से देख सकते हैं? क्योंकि जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, CD हैं या फिर कमर्शियल पेपर है, उनके अंदर हम पिछले 10 दिनों में करीब 10 से 15 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी भाव गिरते हुए, मतलब यील्ड्स में गिरते हुए देख चुके हैं। तो वो मेरे ख्याल से फैक्टर इन हो गया है। इससे ज्यादा अगर कुछ आता है या इसके साथ और कोई दूसरा कदम आता है तो डेफिनेटली मार्केट और अच्छा सुधर सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट कोई रेट कट के पीछे नहीं है अकेला। अगर बैंकों की परफॉर्मेंस सुधरती है, जैसे जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उस तरह से अगर और सुधरते चलते हैं और उनके आगे की गाइडेंस सुधरती जाती है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से मार्केट यहां से बेहतर कर सकता है। और ये भी बताइए शर्मा जी, मई सीरीज की शुरुआत में काफी मायूसी थी, अंत तक आते आते थोड़ा सा हौसला बना है। अगली सीरीज का व्यू क्या है आपका और ये सीरीज कहां पर एक्सपायर होते हुए देख रहे हैं आप अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को? जी, आपने जो जिक्र किया था पहले कि मार्च के बाद, पहला रेट कट के बाद मार्केट गिरा था, तो तब से 4 मार्च से इनफैक्ट मार्केट हैज सोल्ड ऑफ ऑन गुड न्यूज। और उसके बाद में फेड का हो या फिर हमारा जब इंश्योरेंस बिल पास हुआ हो तो बेचा है। 13 मई से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। क्या हुआ है? एक तो ये कि पहली बार मार्केट 13 मई को बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ 100 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी बढ़ा, वरना कम वॉल्यूम पे बढ़ता था। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ। अक्सर मार्केट जब पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो सेटलमेंट है ये करीब 5,500 तक जा सकता है। हो सकता है 8,500 तक निफ्टी जा सकता है, 8,550। और अगर थोड़ा और बढ़ाना चाहूँ तो मे बी 8,700 उसके बाद का थोड़े दिनों के बाद आप नई सीरीज में ये लेवल देख सकते हैं। तो 9,119 का जो हाई लगाया था उससे थोड़ा सा दूर रहेगा, ये मानना चाहिए। अभी थोड़ा समय लगेगा उस हाई को क्रॉस करने के लिए। जितना
धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। चलिए, अभय गुज्जर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुज्जर साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए आप क्या करते हैं और क्या जानना चाहते हैं हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स। मैं रिटायर्ड हूँ। मैं CNBC आवाज को पहले तो बधाई देता हूँ, शुक्रिया, 10 बरस होने के लिए। और मेरा सवाल है स्टेट बैंक पर। आज ही रिजल्ट आए हैं जी, तो स्टेट बैंक का फ्यूचर क्या है और नए लेने हैं तो क्या एंट्री लेवल होनी चाहिए? दीपेन जी बताइए, SBI के नतीजे अनुमान था कि अच्छा आएगा, हमने काफी वोलेटाइल होते हुए देखा इस स्टॉक को, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से आगे कैसे रह सकता है, आपको कैसे लगे नंबर्स? देखिए, ऑन द होल अगर आप मेरे को पूछेंगे तो PSU बैंक्स पर हमारा व्यू नेगेटिव है। केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 तिमाही के नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। बैंक ने काफी मेहनत करके NPS को कंट्रोल में लाने की कोशिश की है एंड उनका जो इश्यू है एज फार एज कैपिटल एडिक्वेसी, और उनके पीछे भी वो काम कर रही है। दे आर ट्राइंग टू रेज मनी टू इंक्रीज द कैपिटल एडिक्वेसी सो दैट दे हैव इनफ कैपिटल टू लेंड व्हेन द इकोनॉमी पिक्स अप। ऑन द होल आई थिंक SBI का परफॉर्मेंस आगे चलते भी अच्छा ही रहना चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने प्रोविजनिंग की है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने NPA के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, आई थिंक द वर्स्ट एज फार एज दैट एस्पेक्ट इज ओवर इज बिहाइंड देम। लेकिन केवल एक ही रिस्क फैक्टर मेरे ख्याल से SBI में भी रहा है, वो है ग्रोथ ऑफ द टॉप लाइन, यानी कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो आती है दैट शुड स्टार्ट ग्रोइंग एट डबल डिजिट और इवन हायर, और जो उनकी अदर इनकम जो आती है दैट शुड स्टार्ट गोइंग अप, which is happening with private sector banks, but we have not seen it with SBI per se. So on the whole, I think very positive on SBI. But I think investors को थोड़ा जो बैंकिंग क्षेत्र में जो उनका एक्सपोजर है, they should carefully blend it. उन्हें कुछ PSU बैंक ले सकते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक ले सकते हैं, कुछ NBFC ले सकते हैं, बट दिस इज द सेक्टर टू बी इन। आप ओवरवेट रह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग NBFCs में। और आई वुड से दैट एन इन्वेस्टर शुड पुट एटलीस्ट 25% इन बैंक्स NBFCs, नॉट इन वन स्टॉक बट 5-6 स्टॉक्स। बताइए ना, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का शेयर बताइए जहां पर आपको लगता हो अच्छी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है, रिजल्ट्स आकर सबके आ ही चुके हैं, और एक NBFC बताइए जहां पर आप बुलिश हैं। देखिए, विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यूजुअल डिस्क्लोजर हमारा इन्वेस्टमेंट रह चुका है, क्लाइंट्स को रेकमेंड कर चुके हैं। IndusInd बैंक लुक्स वेरी गुड टू मी, राइट, एंड सेकंड इज येस बैंक ओवर देयर। NBFCs में हाल ही आपने देखा बजाज फाइनेंस के नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं। सो इन NBFC साइड वी प्रेफर कंपनीज जो स्मॉल लेंडिंग, कंज्यूमर फाइनेंस लेंडिंग करती है या फिर माइक्रो लेंडिंग करती है। तो there's Bajaj Finance, Capital First and SKS Micro. All right. These three look very good over there. और जो housing finance companies है, they're also doing very well. और वहाँ पर the top pick has to be LIC Housing Finance. With usual disclosure, इन सभी कंपनियों में हमारा इन्वेस्टमेंट है, रेकमेंड कर चुके हैं। बिल्कुल, तो ये वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो अच्छा पैसा आपको यहाँ से बनाकर दे सकते हैं। लेकिन इसी नोट पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद भी काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इस क्लब का मेंबर कैसे बने या फिर यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करें, तो आसान है, अपना फोन उठाइए, AIC लिखिए, स्पेस दीजिए, लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। दीपेन मेहता और BK शर्मा जी, दो दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस इन्वेस्टर क्लब में इस हफ्ते शामिल हुए हैं। और हमेशा की तरह काफी सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ इस स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। VV गिरिराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर हैं। बताइए सर, क्या करते हैं आप, और ये बताइए क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। So I'm working in ACG worldwide group of companies. Very nice. We are the second largest capsule manufacturer in the world. क्या बात है। So I am working in strategic sourcing team and manufacturing. I am in charge of manufacturing. तो आपने अपने लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? So I have been investing for last 1 year. हाँ जी। Around 60,000 rupees per month through SAPs. All right. Of course, in various proportions in 20 stocks like Adani Power, Infosys, then DRL, Sunpharma, Cipla, Group Finance, Imami. तो सब बेहतरीन शेयर मिड कैप्स और लार्ज कैप्स के आपने अपने पोर्टफोलियो में चुने हैं। बताइए हमसे क्या जानना चाहते हैं आज? So is it the right strategy to invest in 20 stocks like this, and shall I continue with the same for next 5 years? 5 साल का नजरिया है दीपेन जी, ऐसे बेहतरीन शेयर उन्होंने चुने हैं और SIP
लोग जनरली करते हैं म्यूचुअल फंड्स के पास, इन्होंने खुद ही शेयर चुनने के बाद पैसा लगाना शुरू कर दिया। किस तरह की स्ट्रैटेजी ये लगती है और क्या दूसरे लोगों को भी इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको फॉलो करने के लिए बहुत डिसिप्लिन लगेगा। SIP का सबसे जो एडवांटेज है वो ये है कि आप जब मार्केट गिरता है तभी भी आप इन्वेस्ट करते रहिए, तो ही आपको पूरा फायदा मिलता है व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स गोइंग अप। और कई बार लोग SIP को कमिट करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट एंड इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट इज डाउन। इतना नॉइज रहता है, वो थोड़ा दे गेट स्कैर्ड, थोड़ा लगता है कि नहीं एक महीना छोड़ के बाद में करता हूँ, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तभी माहौल ऐसा बन जाता है कि किसी को कुछ भी पैसा लगाने की इच्छा नहीं रहती है। सही बात। यू शुड स्टिक विद 20 स्टॉक्स, अच्छी बात है, लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू वन एडवाइस। जो आपका जो पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज एलोकेशन है, जैसे मैंने कहा 25% शुड बी बैंकिंग, तो आप यू कुड ऐड 15% फार्मा, अबाउट 20% कुड बी FMCG एंड अबाउट 15% कुड बी IT. So like that you try and create in these sectors rather than power, infrastructure, cement, commodities, जहाँ पर कुछ ऐसा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है as far as value creation is concerned. बिल्कुल शर्मा जी, मुझे याद है जब हमने पिछली बार एक बार बात की थी तो आपने कहा था अगर इस तरह की रणनीति रखनी हो तो निफ्टी 20 में ज्यादा अच्छा पैसा बन सकता है। आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, अगर आप जिस तरह से जैसे दीपेन ने बताया उस तरह से आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये एक अच्छा नजरिया है, बिकॉज आप उन सेक्टर से जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उससे निकल जाएंगे। लेकिन एक आम निवेशक के लिए और खासकर जब आप इतनी सीनियर पोजीशन पे हैं, आपके लिए 20 स्टॉक्स का नजर रख पाना, बिकॉज आपको SIP तो करनी है पर वो तभी तक करनी जब तक उसकी फंडामेंटल्स सुधरते दिखते हों। उसमें अगर गिरावट आएगी तो आपको उन पे नजर तो रखनी पड़ेगी, आप उनको लेके सो नहीं सकते। तो अगर आपको चैन की नींद सोनी हो और आपको अपनी स्टडी आधी करनी हो तो आप अपने 10 स्टॉक चुन लीजिए और बाकी 10 को आप निफ्टी में डाल दीजिए, निफ्टी 20 में। वो अपने आप आपको ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस देगा, सारे सेक्टर में कर देगा, आपको कुछ भी और आवश्यकता नहीं रहेगी करने के लिए। और अगर आप 10 साल का पीरियड देते हैं और आपका नजरिया है आगे चालू रखने के लिए, तो अभी तक हिस्टोरिकली 17% CAGR निफ्टी ने दिया है, आगे भी देगा। बिल्कुल, तो ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है शेयर बाजार में और अच्छा रिटर्न कमाने का। चलिए, तो राव साहब, ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है आपके रिटर्न्स को और बेहतर बनाने का। चलिए अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। हमारे साथ रमेश कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। यादव साहब, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने 2008 में आर पावर में काफी इन्वेस्टमेंट किए थे और आर पावर के थोड़े टाइम पहले NTPC IPO आया था। तो एक NTPC गवर्नमेंट की फर्म्स है, उसका जो इनिशियल स्टार्ट था कुछ 75 रुपीज, और ये आर पावर जब आया था तो 450 पे उसका इनिशियल स्टार्ट था। आज भी हमारे पास काफी स्टॉक्स हैं और बहुत नीचे हैं, तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं और कितने टाइम तक हम इसको वेट करें कि जो हम प्रॉफिट बुक कर सके? दीपेन जी, आर पावर जनरल लोगों के पास अभी भी पड़े हुए हैं, IPO के समय के भी, और पावर स्टॉक्स ने दरअसल पैसा बनाकर दिया नहीं है। मोदी जी ने भी काफी बातें करी हैं, लेकिन क्या लगता है पावर स्टॉक्स दरअसल खरीदने लायक हैं अभी भी, और जिनके पास हैं वो क्या करें? नहीं, बिल्कुल खरीदने लायक है नहीं, और उसकी वजह यह है कि काफी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है पावर सेक्टर में। एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया है, कोई पावर कंपनी अपना रेट बढ़ा नहीं सकती है, देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज ओवर देयर। जो बैकवर्ड लिंकेजेस चाहिए फॉर फ्यूल सप्लाई, वहां पर भी काफी तकलीफें हैं। सो इट इज अ सेक्टर विच हैज गॉट लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। और अगर आप देखेंगे पिछले 20, 25, 30 सालों में कोई पावर कंपनी ने अच्छा पैसा बना के दिया नहीं है इन्वेस्टर को। तो आई वुड लाइक टू टोटली अवॉइड पावर सेक्टर। अनफॉर्चुनेटली जो आपके पास शेयर्स है, मेरी राय में बेच देने चाहिए, और कोई भी परफॉर्मिंग सेक्टर में आप डालेंगे तो 3-4 साल में आपको जो भी लॉसेस आपके हुए हैं, होपफुली विल बी एबल टू रिकवर इट। चलिए, तो निकलिए पावर सेक्टर से। ये स्पेस दरअसल पैसा बनाकर दे नहीं रहा है इन्वेस्टर्स को। गिरीश कुलकर्णी जी भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। गिरीश जी, बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल 2-3 सवाल है मेरे। पहला सवाल यह है कि DVR शेयर्स क्या होते हैं? ऑलराइट। और DVR शेयर जो नॉर्मली कम रेट पे चलते हैं तो उसमें ट्रेडिंग क्यों कम होती है? और दूसरा है आम इन्वेस्टर को इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है? ठीक है। और दूसरा सवाल यह है कि भाई सबसे हाई यील्डिंग वाला जो शेयर है, डिविडेंड यील्डिंग वाला, ये कौन से 2 शेयर है जो सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग देते हैं? शर्मा जी, DVR इतना क्रेज भारत में बना नहीं, अभी भी काफी डिस्काउंट रहता है। बनने की कोई जरूरत भी नहीं है जी। जब इन्वेस्टर को पहली बात समझिए है क्या, DVR डिफरेंशियल वोटिंग राइट आपको होता है, उसके एवज में आपको आधा % डिविडेंड ज्यादा मिलता है, पर आपका जो भाव का डिफरेंस रहता है तो आपको वोटिंग राइट आप उस लेवल पे नहीं मिलते हैं।
तो उसके लिए जो कंपनसेशन मिलता है काफी कम है। और अक्सर जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो है टाटा मोटर का डीवीआर, उसमें लिक्विडिटी बहुत है, लेकिन उसके अंदर मंत्रणा ये रहती है कि कब क्या वो कभी अपने ऊपर के लेवल तक जा पाएगा जो मेन जो वोटिंग राइट वाला स्टॉक कोट करता है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसा होता है, इतने ही कम डिस्काउंट पे कोट करता है, यहाँ ज्यादा है, एक दिन आएगा, ये एक रवैया अलग हो सकता है। तो लेकिन ये पक्का होगा गैप, वो आप गारंटी से नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल से एसेंशियली अगर आपको टाटा मोटर में करना हो तो आप टाटा मोटर डीवीआर के जरिए कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि डीवीआर में करना है मत कीजिए। दो ऐसे भी स्टॉक बताइए, पूछना चाहते हैं जो हाई डिविडेंड यील्ड वाले हों, जहां पर इनको अच्छा फायदा हो सके आगे लंबे लॉन्ग टर्म। जी, आपको कोई ध्यान है सर? पर मुझे जो एग्जैक्टली अभी ध्यान है, मेरे ख्याल से अगर आप पीएसयू बैंक्स देखेंगे तो उनके अंदर आपको डिविडेंड यील्ड आज की डेट में भी मिलेगी। रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि देवेंद्र जी बोल चुके हैं कि आगे इनके अंदर और भी 1-2 क्वार्टर खराब आ सकते हैं, शायद और भी ज्यादा भी आए। तो यहाँ पे जो आपको डिविडेंड यील्ड लेना है वो आप ध्यान से ये देखिए कि वो स्टॉक चुनिए जहाँ पे फिलहाल जहाँ पे उन्होंने कोई नेगेटिवनेस नहीं दिखाई हो। स्टॉक का नाम चाहता हूँ, बता रहा हूँ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, उसमें डिविडेंड यील्ड जो मैंने कल परसों भाव देखा था उसमें 3.8% था डिविडेंड यील्ड, तो वो टैक्स फ्री है। आप यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं? आप 1/3 अभी लीजिए, अगर वो समझ लीजिए यहाँ से 10 रुपए और गिरेगा, 15 रुपए और गिरेगा, तब आप लीजिए, और तीसरा खेप आप तब लीजिए जब और 15 रुपए गिर जाए, तो आपकी जो डिविडेंड यील्ड भी बढ़ेगी। और एक बार जो डिविडेंड यील्ड फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई, बिकॉज जो उसका डिविडेंड जो उसने पहले दिया था, इस बार उन्होंने डिविडेंड को बढ़ाया है। और आप अगर इसको 2 साल के लिए होल्ड करें, मतलब साल भर के लिए होल्ड करें, तो ध्यान रखिए जून में पेमेंट होता है, अगले जून तक 2016 की जून तक अगर आप होल्ड करेंगे या जुलाई तक, तो आपके होल्डिंग पीरियड शायद 13-14 महीने होगी, लेकिन यील्ड आपकी 7% हो जाती है, विच इज टैक्स फ्री। तो यूनियन बैंक आपके लिए शायद बराबर है सर। टुकड़ों में लेने वाले हो तो ही लीजिए, बिकॉज डिविडेंड यील्ड की बात पूछिए तो। और एक साथ लेना हो तो? एक साथ लेना हो तो डिविडेंड यील्ड में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना। नहीं, बिकॉज आपको जब डिविडेंड के लिए आप कर रहे हैं तो इंतजार करना बेहतर है। दूसरा सर मेरा लास्ट क्वेश्चन था, दीपेन जी से मैं ये जानना चाहूंगा। दीपेन जी, ये गलत है आपकी, आप डिविडेंड के पीछे चले जाएंगे और जो अच्छे शेयर है जहां पर 20-25-30% रिटर्न मिल सकता है आपको, वो आप मिस कर जाएंगे। सर मैंने सीएनबीसी आज पे मिस्टर मोतीलाल ओसवाल का सुना था कुछ, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा आप शेयर करो जो डिविडेंड ज्यादा पे करता है, जिससे आपका एटलीस्ट कुछ भी नहीं आया, एटलीस्ट तो तुम्हारा जो मनी डाला है वो तो आ जाएगा। तो ये उनकी राय है। मेरा पैसा गया तो गया, लेकिन मेरा पैसा तो आ गया वापिस, इतना कम था। 3% डिविडेंड यील्ड के लिए आपको 30 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेने का समय हो गया है। ब्रेक के बाद भी हमारे दर्शक जो आप हमें देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर जी हाँ आ सकते हैं स्टूडियो में मुंबई के, और हमारे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फोन उठाइए, AIC लिखिए, स्पेस दीजिए और लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। जी हाँ, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ये क्लब मिलता है और आपके सभी सवालों के जवाब देने की हमारी कोशिश होती है, और ये भी कोशिश होती है कि अगला हफ्ता आपके लिए काफी अच्छा हो। काफी सारे दर्शक हैं जो हमारे इस स्टूडियो में आज हमारे साथ आए हैं। प्रेमचंद्र जी बताइए, क्या करते हैं आप? आपको देख के लग रहा है रिटायर्ड हैं आप। यस सर। ये भी बताइए क्या जानना चाहते हैं? आई एम रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम BARC। वेरी नाइस। एंड रिलेटिवली न्यू इन्वेस्टर। ऑल राइट। अक्सर जब हम पेपर देखते हैं तो सभी शेयर्स के भाव बढ़ चुके हैं, लेकिन शुगर इंडस्ट्री के शेयर्स नहीं बढ़े। व्हाट इज रॉन्ग विद शुगर इंडस्ट्री? शर्मा जी बताइए। चीनी बिकती तो बहुत है लेकिन भाव नहीं। हम लोग यूज भी बहुत करते हैं, मिठास भी है उसमें, मीठी भी है, लेकिन शेयर नहीं चलते। जी सर, आप ये देखिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले अगर आप देखें 4 साल के अंदर भाव गिर चुके हैं 20%। ऊपर से जो आपका केन है जो खरीदते हो शुगर केन, उसके भाव भी बढ़ चुके हैं करीब 37%। तो जो मिल्स हैं उनके पास पैसे नहीं है कि वो किसानों को पे करें, तो इसलिए उनको लॉस हो रहा है। और जब लॉस हो रहा है तो उसके अंदर वाकई के अंदर कि एक आपको लॉस होगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे जब ऐसा मौका है, आप एक रिटायर्ड आदमी हैं और आपके पैसा लिमिटेड है, तो आप उन्हीं सेक्टर्स में लगाइए जहां पे ग्रोथ हो। एसेंशियली अगर ग्रोथ होगी तो आप अच्छा करेंगे, उनमें अच्छा स्टॉक चुन लीजिए। तो उसके लिए अगर आप, मेरी सलाह, अगर आप
रिटायर्ड हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको डिविडेंड यील्ड कोई या ये एक अच्छा ग्रोथ वाला स्टॉक भी जिसमें डिविडेंड भी होल्ड हो, मैं आपको अलग से बता पाऊंगा कि आपके लिए रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और मेरा एक और सवाल है हॉस्पिटल इंडस्ट्री के शेयर्स के बारे में, क्या अपोलो हॉस्पिटल शेयर्स या फोर्टिस हेल्थ केयर शेयर्स अच्छे हैं? ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है और शुगर से तो डेफिनेटली बेहतर ग्रो कर रही है, और इसका ग्रो करने का एक कारण ये है कि आज एक आम आदमी भले ही जो उसकी आमदनी है उससे बेहतर वो इलाज पा रहा है सिर्फ इसलिए कि मेडिकल इंश्योरेंस वो ले लेता है, तो उसके चलते हुए इनका जो बिजनेस है आगे चल के भी बढ़ेगा। और हमारी जो पॉपुलेशन टू बेड रेशियो है वो ओवरऑल काफी कम है, इसमें भी बढ़ने की बात है। और इंडिया के अंदर इंडिया इज इमर्जिंग एज अ मेडिकल टूरिज्म सेंटर ऑल्सो। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे खासकर मिडिल ईस्ट से और यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ तो रहेगा और शुगर से बेहतर रहेगा। कोई आपको शेयर जो पसंद हो इस समय? फोर्टिस है, अपोलो है, मेरे ख्याल से इसके जो लीडर हैं वो मेरे ख्याल से अपोलो है और फोर्टिस है, तो अपोलो से बेहतर आप उसी की कंपनी एक दूसरी है इंद्रप्रस्थ मेडिकल, उसको देख सकते हैं, और दूसरा फोर्टिस, दोनों के अंदर टुकड़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता था कि जो रेगुलर ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर है और वो 3 से 5 साल का नजरिया अगर लेके चलता है, तो ऐसे कौन से स्टॉक हो सकते हैं जिसमें वो अच्छा रिटर्न मिल सकता है उसको 3 से 5 साल में? 3 से 5 साल में कौन से शेयर मल्टी बैगर आइडियाज हो सकते हैं? दीपेन जी बताइए। देखिए, कोई मल्टी बैगर आइडिया जब लेने जाते तक मालूम तभी तो ऐसा नहीं जान सकते कि ये मल्टी बैगर होगा। एज इट प्रोग्रेसेस और अगर वो स्टोरी अच्छी हो जाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरती रहती है, तो इट बिकम्स अ मल्टी बैगर। मुझे याद है आपने एसकेएस माइक्रो फाइनेंस हमारे चैनल पे एक बार बताया था और उसके बाद से हमने एक अच्छी रैली उसमें देखी है। उसी तरह के कुछ स्टॉक्स बताइए सर। मैंने कई स्टॉक्स बताए इन द बिगिनिंग ऑफ द शो ऑल्सो। बैंक्स में हमारा नजरिया पॉजिटिव है, तो दैट लिस्ट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। बट मोर देन ट्राइंग टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स, अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन आप अगर ठीक तरीके से रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो विल ग्रो एट रेट हायर देन दी सेंसेक्स निफ्टी। यही हमेशा टारगेट रहती है इन्वेस्टर की कि अगर मैं खुद पैसा मैनेज कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू बीट द सेंसेक्स और द निफ्टी, एंड देयरफॉर गो फॉर द परफॉर्मिंग सेक्टर्स ओवर देयर। और परफॉर्मिंग सेक्टर्स में जो कंपनीज परफॉर्म कर रही है उनमें आप निवेश करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी साउंड एंड सिंपल स्ट्रैटेजी। इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यू मे फाइंड 1 or 2 रॉन्ग स्टॉक्स हियर एंड देयर, और ऑन द होल यू विल बी क्वाइट सक्सेसफुल। चलिए, और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के जहन में और कुछ सवालों के जवाब हम नहीं भी दे पा रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे माफी मांगनी इसलिए होगी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते हम फिर आवाज इन्वेस्टर क्लब में जुड़ेंगे, तब आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दीपेन और शर्मा जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस क्लब में आने के लिए। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इस क्लब में आज आपने अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछे। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज इन्वेस्टर क्लब देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।